एलपीजी टैंकर, एक वॉर जोन और अंदर भरी हुई एक्सप्लोसिव एनर्जी, फिर भी एमवी शिवालिक और एमवी नंदा देवी सेफली इंडिया पहुंच गए। क्या ये कोइंसिडेंस था? बिल्कुल नहीं, ये था फ्लोटिंग बॉम्ब्स का एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड मिशन अंडर ऑपरेशन संकल्प, जहां गवर्नमेंट, डिप्लोमेसी, साइंस और नेवी ने मिलकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शर्मा और आज हम इस मिशन का साइंटिफिक और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इस क्राइसिस की रियल ग्रेविटी समझिए। भारत अपनी एलपीजी रिक्वायरमेंट का लगभग 60% इंपोर्ट करता है और उस इंपोर्ट का करीब 90% सिर्फ एक चोक पॉइंट से आता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इस एक नैरो सी रूट में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो पूरे देश की गैस सप्लाई रिस्क जोन में आ सकती है और यहीं पर आता है सबसे डेंजरस कैच। क्रूड ऑयल के केस में भारत के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं, जैसे विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पेडूर के अंडरग्राउंड स्टोरेज, जो लगभग 74 डेज का बैकअप दे सकते हैं। लेकिन एलपीजी के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एलपीजी यानी प्रोपेन एंड ब्यूटेन नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस होती है और इसे लिक्विड बनाने के लिए हाई प्रेशर दैट इज 8 to 10 बार पर स्टोर करना पड़ता है। इसका सिंपल मतलब है स्टोरेज महंगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है और लॉन्ग टर्म स्टोरेज प्रैक्टिकली मुश्किल है। इसीलिए इंडिया के पास एलपीजी का बफर होता है सिर्फ 25 to 30 डेज। अब सोचिए, अगर सप्लाई चेन सिर्फ एक महीने के लिए रुक जाती है तो नेशन वाइड एनर्जी डिस्ट्रप्शन हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब क्राइसिस पीक पर था, गवर्नमेंट ने लिया फास्ट और डिसिसिव डिसीजन। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट को एक्टिवेट किया गया ताकि एलपीजी सप्लाई को टॉप प्रायोरिटी दी जा सके। रिफाइनरीज को क्लियर ऑर्डर दिया गया, जो प्रोपेन और ब्यूटेन नॉर्मली प्लास्टिक और केमिकल्स बनने में यूज होता है, उसे तुरंत डाइवर्ट करके डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। मतलब क्राइसिस आया, रिस्क बड़ा था, लेकिन टाइमली डिसीजन ने सिचुएशन को कंट्रोल में रखा। रिजल्ट क्या निकला? इंडिया ने रिकॉर्ड टाइम में एलपीजी प्रोडक्शन 20 to 25% तक इंक्रीज कर दिया। अब सवाल उठता है, इन फ्लोटिंग बॉम्ब्स को वॉर जोन से आखिर सेफली निकालकर कौन लाया? आंसर है इंडियन नेवी का एक पावरफुल एस्कॉर्ट सिस्टम, एक रियल स्टील शील्ड अंडर ऑपरेशन संकल्प। टैंकर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लॉय की गई थी नेवी की ट्राई शक्ति, जो सरफेस, एयर, अंडर वाटर तीनों लेवल पर सिक्योरिटी देती है। चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आईएनएस सूरत, ये सिर्फ एक वॉरशिप नहीं, ये है हाई स्पीड मिसाइल प्लेटफॉर्म, एडवांस इंडिजिनियस डिस्ट्रॉयर, 75% मेड इन इंडिया, हाई स्पीड एंड स्ट्रॉन्ग अटैक कैपेबिलिटीज। इसकी सबसे बड़ी ताकत है ब्रह्मोस मिसाइल्स, जो किसी भी एनिमी टारगेट को बहुत कम टाइम में न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। साथ ही इसका रडार सिस्टम दूर से ही थ्रेट डिटेक्ट कर लेता है, मतलब डेंजर पास आने से पहले ही कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं आईएनएस विशाखापट्टनम की। अगर आईएनएस सूरत हंटर है तो ये है प्रोटेक्टर। ये टैंकर्स के आसपास एक मूविंग प्रोटेक्शन जोन क्रिएट करता है, जिसे आप स्टील अम्ब्रेला भी समझ सकते हैं। स्टेल्थ डिजाइन, रडार पर डिटेक्ट करना मुश्किल, स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम। ये शिप हर वक्त टैंकर्स को सेफ रखने के लिए गार्ड की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, दैट इज अंडर वाटर आइज। मतलब प्रोटेक्शन सिर्फ सरफेस और एयर तक लिमिटेड नहीं था, सबसे बड़ा खतरा आता है पानी के नीचे, सबमरीन्स और माइंस से, और यही काम करता है MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर। ये अंडर वाटर सर्वेलेंस के एक्सपर्ट हैं, एडवांस सोनर सिस्टम, सबमरीन डिटेक्शन और ट्रैकिंग इनका काम है। यही थी नेवी की ट्राई शक्ति, जिसने इंश्योर किया कि ये पूरा मिशन सेफली कंप्लीट हो। अब इस मिशन की साइंस को डिकोड करते हैं। एक बेसिक सवाल, इन टैंकर्स को फ्लोटिंग बॉम्ब्स क्यों कहा जाता है? इसका जवाब छुपा है क्रायोजेनिक्स में। देखिए, एलपीजी यानी प्रोपेन एंड ब्यूटेन नॉर्मली गैस होती है। इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें इन्हें लिक्विड बनाना पड़ता है, और वो होता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे, दैट इज अराउंड -42 डिग्री सेल्सियस, और यहीं से रियल रिस्क स्टार्ट होता है। इतनी ठंड में ऑर्डिनरी स्टील का लैटिस स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, के साथ एक डेंजरस चेंज होता है जिसे मटेरियल साइंस में कहते हैं डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन, DBT। नॉर्मल टेम्परेचर पर स्टील स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड में वो ग्लास की तरह ब्रिटल हो जाता है। मतलब अगर वॉर जोन में कोई इंपैक्ट या शॉक वेव आए तो स्टील बेंड नहीं करेगा, सीधा क्रैक हो जाएगा। और अंदर क्या है? हाईली फ्लेमेबल गैस, दैट इज एलपीजी एट -42 डिग्री सेल्सियस। तो रिजल्ट क्या होगा? कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन। इसीलिए हम यूज करते हैं स्पेशलाइज्ड निकल अलॉय स्टील, जिसका स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी FCC होता है। ये एक्सट्रीम कोल्ड में भी ब्रिटल नहीं होता। अब सवाल आता है, भारत ने इतनी रिस्की सिचुएशन को हैंडल कैसे किया? आंसर है एक स्मार्ट अप्रोच, पैरेलल स्ट्रेटजी, मतलब एक साथ मल्टीपल लेवल्स पर काम।
सबसे पहले आता है इमीडिएट फेज, डैमेज कंट्रोल। गोल सिंपल था, गैस सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए नेवी ने ऑपरेशन संकल्प के अंडर शिप्स को सेफली एस्कॉर्ट किया और रिफाइनरीज ने प्रोपेन और ब्यूटेन डाइवर्ट करके एलपीजी प्रोडक्शन को तुरंत बढ़ाया। नेक्स्ट स्टेप आता है शॉर्ट टर्म स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ फोकस शिफ्ट होता है ऑल्टरनेटिव्स पर। सबसे पहले डीएमई दैट इज डाई मिथाइल ईथर ब्लेंडिंग, जो एलपीजी का एक प्रैक्टिकल सब्स्टिट्यूट है और इंडिया में ही बन सकता है। दूसरा चेन्नई व्लादिवोस्तिक कॉरिडोर, जिससे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंसी कम करके डायरेक्ट रशिया के एनर्जी रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आता है मीडियम टर्म सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना। यहाँ हमें एलपीजी के लिए भी क्रूड ऑयल जैसे स्ट्रेटेजिक स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करनी होगी, जैसे क्रायोजेनिक रिजर्व्स। और फाइनली लॉन्ग टर्म द गेम चेंजर, यहाँ एंट्री होती है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। गोल है स्लोली कुकिंग एनर्जी को हाइड्रोजन बेस्ड सिस्टम पर शिफ्ट करना, मतलब इंपोर्ट डिपेंडेंसी से एग्जिट और क्लीन एनर्जी फ्यूचर की एंट्री। तो इस पूरे मिशन ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि क्राइसिस के वक्त गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस का रोल सबसे क्रिटिकल होता है। ये सिर्फ लक नहीं था, ये था सही टाइम पर लिया गया स्ट्रॉन्ग डिसीजन का रिजल्ट। उम्मीद है ये एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इसी तरीके के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।